आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मेरा ये राज सबके सामने खुलकर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो रो कर विनती की थी कि प्लीज मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, शादी करके हम अपने फर्ज से आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोच कर ही हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारोगी और हम भी सुकून से मर सकेंगे। मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ भी जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को यूं रोते हुए नहीं देख सकती थी। मजबूरी में सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने पति के घर आई थी। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थीं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ ही देर में मेरा पति अंगद कमरे में आ जाएगा, और ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि फिर उसके बाद क्या होगा। मैं अभी अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने मेरा पति अंगद खड़ा था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल में कुछ होने लगा था। उसने एक नज़र मुझे देखा। पता नहीं क्यों उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा उसने जोर से बंद किया और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो जैसे दरवाज़ा बंद होने पर यूं हुआ था जैसे सीने में थम जाएगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई थीं। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, एक तो शादी के हंगामों में मैं भूल ही गई थी। अंगद ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। चलो उठो जरा, बेड की चादर बदल दूं। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी और बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर तो जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। कहने लगी, शादी के हंगामों में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी थी। कहने लगी, अंगद इस मामले में बड़ा ही बहमी है। बेड की चादर देखकर उसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। फौरन गुस्से से दंदनाता मेरे पास आया। कहने लगा, भाभी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देख कर आ रहा हूँ कि बेड पर सफ़ेद चादर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कुंवारी है या फिर चरित्रहीन है। अपनी जेठानी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थीं, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंगद कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं डर के मारे कांपने लगी थी। उसने मेरा चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थीं। कुछ देर तक वो मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें मैंने अपनी भाभी से सुनी थीं वो सभी तुम्हारे सामने कम हैं। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ें की थीं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफ़ें की हैं वो कम थीं। तुम तो उन तारीफ़ों से कई ज़्यादा गुना खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने अपनी जेब से मखमली डिबिया निकाली थी जिसमें शायद मुंह दिखाई का कोई तोहफा था, मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए अंगद की उंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगीं तो मेरी जान पर बन आई थी। उसकी आंखों की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। धीरे धीरे वो मेरे करीब होने लगा था, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गई थी। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, सुनैना, शादी हुई है हम दोनों की। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं है। ये कहते हुए अंगद ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो कि बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद धीरे धीरे वो मुझे विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी लरज रही थी। अंगद फिर से मुझे समझाने लगा कि देखो सुनैना, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज़ है। लड़कियां ऐसे मौके पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। भाई पति हूँ तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी।
मैं अपने घर से विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए धीरे धीरे मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे ये याद था कि अंगद मुझे हिला जुला रहा था, कह रहा था, सुनैना तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जिठानी मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरी ननद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। अंगद कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जिठानी कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। उसने मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो अंगद से कहिएगा कि ड्रिप उतार दें। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिखकर दे दी और कहने लगी कि इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करवाना। जल्दी ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गईं। पीछे पीछे मेरी ननद भी चली गई थी। मैंने अंगद की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। मेरे पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा था, तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नजरें चुराने लगी। वो कहने लगा, आर यू मैड? सुनैना तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो इस बात का ये हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बंधने जाती है और पति से उसका संबंध काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। अंगद ने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से सपने अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है जैसे तुम्हें कुछ समय दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे कितना समय दे सकता था? कम से कम 4 दिन, 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे सकता था। उसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इस इंसान के उमड़ते मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। न मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। ये एक जबरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर उस बेडशीट को लेकर था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आती थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन न खाई होती तो। अंगद कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे उकसाने लगता है। लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरी ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक ननद थी, वो भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थे, वो भी अपने अलग घर में सेटल थे। अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी ननद का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अंगद ने 2-3 दिन मुझे कुछ भी नहीं कहा था। बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता, मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हों। एक बार खाने के बीच मेरे जेठ ने अंगद के गिलास से पानी पी लिया और वही गिलास मेरे जेठ ने अंगद के सामने दोबारा रख दिया। लेकिन मैंने देखा कि अंगद ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। कहने लगा कि कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। सुनैना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल था जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अंगद की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक को वसूल करेगा तो उस समय मैं क्या करूँगी, उस वक्त मैं कैसे अपना बचाव करूँगी। यही सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था।
मेरी शादी को 8 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब अंगद अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी, वो मेरे पीछे ही आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ में पकड़े बर्तन उसने सिंक में रखे और कहने लगा, छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी जैसे थर थर कांपने लगी थी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थीं। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सुनैना? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती थीं, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगा, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर आई लट अपनी उंगलियों से पीछे की थी। फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मैंने फौरन से उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने मेरे बाल खोल दिए और मेरी हालत ये थी कि मैं अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थी। इससे पहले कि वो मेरे और करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका था। मैंने कहा, अंगद प्लीज मुझे थोड़ा सा समय और दे दें। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी शरारतें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थीं। उसकी गर्म गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थीं और एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, अंगद मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें? बेहोश हो जाओगी? ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब वो मेरे बेहद करीब आ चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वो फौरन से मुझसे पीछे हटा कहने लगा, वो सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। ये सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का संदेश था। इससे पहले वो मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम भी? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं पहले ही छुपा चुकी थी। काफ़ी देर तक वो उस सफ़ेद चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया। कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा दी है। पता नहीं भाभी ने वो चादर कहाँ रख दी है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, सुनैना तुम मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह समझ गई होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, सावधानी जरूरी होती है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गवा कर आई हो। ये कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अगले दिन अंगद मुझसे कहने लगा कि उसका एक दोस्त है जो बाहर देश गया था, अभी वापस आया है और उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए कहने लगा कि अपनी शादी की पार्टी दो। ये कहकर अंगद मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतजाम किया था। शाम तक अंगद का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार कर रखा था। अंगद किचन में आया, चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन अंगद मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा, तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं, वो आपका दोस्त है।
वो कहने लगा कि वो मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा, लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले ही उसके दोस्त पर मेरी नज़र पड़ी थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया था। मैं वहीं की वहीं बैठ गई। अंगद कहने लगा, सुनैना क्या हुआ तुम्हें? चलो मेरे दोस्त से एक मुलाकात कर लो, वो तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, अंगद पता नहीं क्यों मेरा सर चकरा रहा है, मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए अंगद ने मुझे कुछ और नहीं कहा और ख़ुद ही अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली आई। मेरे डर की असली वजह वही तो इंसान था जो अभी अभी अंगद का दोस्त बना ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। यही कड़वी हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रौनक से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई थी। हम दोनों ही न्यू ईयर का कार्ड लेना चाहते थे और इत्तेफाक ऐसा था कि वो कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई थी। न्यू ईयर का वो कार्ड ऐसा था कि हम दोनों को वही कार्ड पसंद आया था। सेम वैसा ही कार्ड दूसरा उस शॉप पर नहीं था। हम दोनों उस कार्ड को लेकर बहस करने लगे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद रौनक ने वो कार्ड मुझे दे दिया था, लेकिन उस कार्ड पर उसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत नौजवान था, लेकिन खैर मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था क्योंकि अब वो कार्ड मेरे किसी भी काम का नहीं था। अगर मैं अपनी फ्रेंड को वो कार्ड देती तो उसे उस कार्ड पर उस लड़के का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, तो मैं वो कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने गुस्से में उस नंबर को डायल किया और उसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस कार्ड पर क्यों लिख दिया, अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। खैर यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे रौनक से मोहब्बत हो गई थी और वो भी तो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। पहले तो हमारे बीच सिर्फ बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी तारीफ़ें करने लगा कि पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे उस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले सकता था। मुझे दिलचस्पी तो तुमसे थी, इसीलिए मैंने अपना नंबर लिखकर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करने का था, जैसा कि मेरी दोस्तों ने भी कर रखी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वो मुझे बहुत प्यारा हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। हमारे बीच अब किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करने लगे थे, वो बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थीं। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अक्ल ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे मैं बहकने लगी थी, अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद ये उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती उम्र होती है। उस समय मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र उस समय 17 साल थी। ये ऐसी नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपनी राह से भटक जाती हैं। एक बार मुझे रौनक ने मिलने के लिए बाहर बुलाया था। मेरा अपना खुद ये हाल था कि अब बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया था और एक बार वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो उस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो रौनक से मुलाकात करना था। पहली मुलाकात में हम एक कैफ़े में मिलते थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरता था, हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस बार रौनक से यही कहना चाहती थी कि वो अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दे। हालांकि चाहत तो उसकी भी यही थी। वो मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी घबराहट कम होने लगी थी। रौनक मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास इटली जा रहा हूँ। 3 साल बाद वापस लौटूंगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा। 3 साल में मैं अच्छा भला सेटल हो जाऊँगा तो तुम्हारे घर वाले रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं करेंगे। रौनक की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, रौनक मैं 3 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर, मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थीं। पता ही नहीं चला कि मैं कब रोते रोते उसके करीब हो गई थी। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी थी। हम दोनों का ही ये मिलन पहला मिलन था। रौनक की ज़िंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की इतने करीब नहीं हुई थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आया था। वो मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी बिना नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। मैं उसके साथ लगकर रोज आ रही थी। पता नहीं कब
रौनक पर खुमारी सी चढ़ने लगी थी और वो मुझे धीरे धीरे अपनी बाहों में भरता चला गया था। कहने लगा, मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगा, मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहां पर जब भी उदास हूं तो तुम्हें याद कर लिया करूं, इन हसीन पलों को याद करके दिल को सुकून पहुंचा लिया करूं। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और रौनक से पीछे हटी थी। मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं भी बेबस हो गई थी। मैं उसे ज़्यादा मना नहीं कर पाई। धीरे धीरे हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद ही अंदाजा नहीं हुआ वो मुलाकात मेरी जिंदगी भर का रोग बन चुकी थी। जब जज्बातों का तूफान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोए जा रही थी। वो शर्ट पहनते हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा। मैंने कहा, रौनक मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूंगी। कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस आ जाऊंगा, बल्कि इससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो चला गया था, लेकिन वो नहीं आया। पहले पहले तो वो मुझसे बातें कर लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी कॉल भी आनी बंद हो गई थी। उसका फ़ोन भी बंद जाने लगा। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने उसका इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं आया। मैं 21 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती और कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन अंगद के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती। वो खूबसूरत था, हैंडसम लड़का था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे इनकार करती। मेरे माँ बाप ने मेरी उससे शादी कर दी और मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट में घिर गई थी, क्योंकि वो जान जाता कि मैं पवित्र नहीं हूँ। और अब तो रौनक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 4 साल में नहीं आया तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा पति मुझे बिना सफ़ेद चादर के अपनाने के तैयार नहीं था। उसे मेरी पवित्रता का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। अंगद कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं टैबलेट खा लूँगी और कुछ ही देर में ठीक हो जाऊँगी। वो कहने लगा, रौनक मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर अंगद कहने लगा, जानती हो सुनैना, मेरे दोस्त रौनक के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, उससे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वो तो उस लड़की की खातिर विदेश भी चला गया था ताकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दिया। वो जहाँ गया था वहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी एक टांग भी खराब हो गई। वो अब भी स्टिक के सहारे चलता है। इस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल भी किसी ने उठा लिया था और उसे वापस नहीं मिला, इसलिए उस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी उन्होंने ही उसका इलाज करवाया था, लेकिन उसे 4 साल के लिए कैद कर लिया था कि जैसे ही वो ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस हिंदुस्तान नहीं जा सकता। उस लड़की से वो चाह कर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर उसी फ़ोन में था जो एक्सीडेंट की वजह से वहीं मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतजार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा कि तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहता था? मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में रौनक के साथ सारी हदें पार कर दी थीं और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, अपने पति को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियां करती हैं और पति को खबर भी नहीं होती कि उनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की पवित्र है या फिर अपनी इज्जत पहले ही गवा चुकी है। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अंगद के पास आई और मैं रोने लगी। अंगद ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, अंगद मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे अब और ज़्यादा झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने अंगद को सब कुछ सच सच बता दिया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने रौनक से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये पाप कर बैठी थी। मैंने 3 साल तक उसका इंतजार किया। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ ये हादसा हो गया है। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो मुझे नहीं रखोगे और तलाक दे दोगे। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ।
मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी कि तुम इस्तेमाल की हुई चीजें दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे। लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी सारी बातें कह दी हैं। चाहो तो मुझे माफ कर दो, चाहो तो मुझे सजा दे दो। मेरी बात सुनकर अंगद की आंखें गुस्से से लाल हुई थीं। कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत गवा दी। फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को सिर्फ उसका पति दे सकता है, गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त रौनक की ये बात बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली थी, और हमेशा उसको इस बात पर मैं बुरा भला भी कहता रहता था, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत बन गई थी। शादी के साथ फेरे लेते ही तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं हैं, लेकिन तुम कोई चीज नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होते हैं, और वस्त्र इंसान के शरीर को छुपा कर रखते हैं, उनकी कमियों को, उनके ऐबों को छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ये ऐब भी छुपा लूं। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। मैं तो पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंगद का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में अंगद की मोहब्बत रौनक से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था वो, मुझे माफ कर चुका था। उसने रौनक से दोस्ती खत्म कर दी। उसके बाद रौनक कभी हमारे घर नहीं आया था, ना ही अंगद ने कभी उसकी चर्चा की थी। मेरी शादी को आज 5 साल हो चुके हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। अंगद ने कभी मुझे मेरे अतीत के हवाले से ताना नहीं दिया, और मेरा तो ये हाल है कि मैं अंगद की दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी जबान से निकला हर शब्द मेरे लिए हुक्म का स्थान रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वो आपको मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। भगवान के लिए अपने पति से मोहब्बत करें, ना कि गैर मर्द की 4 मोहब्बत की भरी बातें सुनकर अपनी इज्जत को दांव पर लगाएं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दिया करें दोस्तों कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।